हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इस वर्कशॉप में आई बी टॉकिंग अबाउट टू स्पेसेस, ठीक है। और उस स्पेस के कुछ तीन चार कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, यू विल नो वेयर दोस कंपनी स्टैंड इंडिविजुअली, और अगर मैंने इनके कंपैरिजन भी कर लिया अब उनके पीयर्स के साथ, तो यू विल गेट अ फुल पिक्चर, जिसको हम पीयर टू पीयर एनालिसिस भी बोल सकते हैं, राइट। और इससे क्या होता है ना कि लाइक आई डू दिस वर्क बिकॉज आई फील के लाइक अगर सिर्फ आप आपके कंपनी को ट्रैक करते हो और उनके कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखते हो, तो शायद आपका फ्यूचर में जाके कैपिटल एलोकेशन स्किल्स गलत हो सकता है। कैसे? मतलब सोचिए, आज आप एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्टेड हो जो अपने सेक्टर में सबसे अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं। कल जाके लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई और एक प्लेयर आ जाता है एंड दैट प्लेयर स्टार्ट्स टू ग्रो एट अ फास्टर पेस देन योर कंपनी, देन क्या होता है, मे बी आपका स्टॉक उतना अच्छे से नहीं चलेगा जो लेट्स से पास्ट में चलता था। तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कोई भी कंपनी को ट्रैक करते हो, ठीक है, मेक श्योर आप उसके पीयर्स को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है। वो बैंकिंग स्पेस में हो, एनबीएफसी में हो, पेंट में हो, इनरवेयर में हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी से हम क्या करने वाले हैं कि लाइक अभी एक एक स्पेस पकड़ेंगे, बिकॉज नाउ आई थिंक Q4 का अर्निंग सीजन तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। अभी भी एक हफ्ता बचा है, रिजल्ट्स तो आई गेस 1-2 जून तक आएगा, ठीक है। तो आई मीन पहला तो एक और पॉइंट है कि लाइक मतलब अब जून में क्या मतलब मार्च का डेटा दे रहे हो, जब वी आर ऑलरेडी इनटू 2 मंथ्स इनटू द नेक्स्ट क्वार्टर। मैं तो बोलता हूँ लाइक फॉर दोस काइंड ऑफ कंपनीज 1 महीने और रुक जाओ, फिर 6 महीने के एक साथ ही डेटा दे दो, है ना। तो बट एनी विच वे, दिस इज नॉट अ वीडियो फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। बट चलो अभी पहले हम बात करते हैं हमारा ये जो पूरा ये जो इनरवेयर का जो स्पेस है, ठीक है, एथलीजियर, और फिर आप देखोगे ये जो विंटर थर्मल वेयर का जो स्पेस है, इसमें से 3-4 कंपनीज का बात करते हैं, ठीक है। एक कंपनी है डॉलर इंडस्ट्रीज, दूसरा है लक्स, तीसरा है रूपा, और फोर्थ है आपका पेज। तो डॉलर का आपने देखा होगा कि लाइक डॉलर का ये जो बनियान वगैरह मिलता है वो डॉलर नेक्स्ट या डॉलर समथिंग समथिंग, मतलब डॉलर के नाम से ही वो अपना सामान बेचते हैं। इफ यू लुक एट रूपा, यू विल सी ब्रांड्स लाइक रूपा फ्रंट लाइन, फिर अब देखोगे इनका एक और ब्रांड है, मैं नाम याद नहीं आ रहा, मैक्रोमैन करके एक ब्रांड है, ठीक है। तो ये हो गया रूपा के ब्रांड्स। फिर रूपा का आप देखोगे बामचम्स करके भी उनका एक एथलीशियर का एक सेगमेंट है। फिर पेज इंडस्ट्रीज तो सबको पता है, राइट, जॉकी इज अ वेरी फेमस ब्रांड इन इंडिया। और फिर उसके साथ साथ आता है लक्स, राइट, जो भी अपने अपने ब्रांड के नाम ही ये सारे एथलेजी और इनरवेयर और आपका ये थर्मल वेयर बेचते हैं, ठीक है। अब ये स्पेस में हो क्या रहा है समझो। पहला पॉइंट तो ये है कि ये स्पेस जब से ये मतलब ये इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट आया पिछले 1-2 साल से, तो ये स्पेस में कोई भी कंपनी का ना प्राइसिंग पावर उतना नहीं रहा। बिकॉज सोचिए ना, आज अगर लेट्स से अपना इनरवेयर का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया, लेकिन क्या होता है, वो कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ तो दिखाया, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गया, वो पास ऑन नहीं कर पाया अपने कस्टमर्स को। तो ये हो रहा है स्पेस में, ठीक है। पहले हमें स्पेस के बारे में जानना चाहिए एंड देन वी विल मूव ऑन टू इंडिविजुअल कंपनीज, ठीक है। तो इससे क्या हम देख रहे हैं कि लाइक ये जो सारे 3-4 कंपनीज है, ठीक है, इनका वॉल्यूम ग्रोथ is at a higher rate than say for example इसका वैल्यू ग्रोथ का मतलब है से कि पिछले साल अगर आपने 100 रुपए का कोई माल बेचा और इस बार लेट से इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया, तो आप उसको 110 में नहीं बेच सकते हो, आपको वही 100 में ही बेचना पड़ेगा, या क्या पता और डिस्काउंट देना पड़ेगा, जस्ट टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। गॉट इट? तो इसीलिए यू वुड सी बिजनेसेस लाइक डॉलर एंड लक्स एंड ऑल्सो हमारा तीसरा नाम क्या था, रूपा, ये तीनों ब्रांडिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और अगर आप एक ब्रांड बना देते हो, देन यू कैन प्राइस योर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली एंड प्रोटेक्ट मार्जिन्स, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन द रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग अप, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है ये पूरे स्पेस में, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बात करूं, अगर मैं रूपा का बात करता हूं पहले, ठीक है, तो रूपा का FY24 ओवर FY23 में इफ यू लुक एट इट, आप देखोगे इनका वॉल्यूम ग्रोथ कुछ 7-8% से बढ़ा है, राइट। लेकिन इनका जो ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ है, वो सेल्स का कोई ग्रोथ आया ही नहीं है। मतलब पिछले साल FY23 में जो सेल्स था, इस बार वो 1-2% ऊपर नीचे सेल्स ग्रोथ हुआ है। इसका क्या मतलब, इफ योर ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इज एट अ लोअर रेट देन से वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि देखिए सेल्स ग्रोथ इक्वल टू वॉल्यूम ग्रोथ प्लस वैल्यू ग्रोथ होता है ना। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ 7% है और आपका ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इसलिए -2%, मतलब क्या, मतलब आपने इस साल सामान को और सस्ता बेचा कंपेयर टू लास्ट ईयर टू स्टे रेलेवेंट इन द कॉम्पिटिशन। गॉट इट? और दूसरे साइड में क्या होता है, यहाँ पे मार्जिन्स पे भी प्रेशर आता है, राइट। सो यहाँ पे एथलीजियर स्पेस में मैं ये नहीं बोलूंगा कि वॉल्यूम्स नहीं है, वॉल्यूम का ग्रोथ है, लेकिन सिंस यहाँ पे प्राइसिंग इतना प्रेशर आया कि ओवरऑल बिजनेसेस का सेल्स ग्रोथ उतना आया नहीं है। अब
अगर मैं पेज इंडस्ट्रीज का फॉर एग्जांपल बात करूं तो पेज इंडस्ट्रीज FY24 में ओवर FY23 का उनका सेल्स डिग्री 3%, ठीक है। अब कोई कंपनी का अगर सेल्स डिग्रो करता है बाय 2-3-4%, तो वो शेयर होल्डर के लिए क्या पैसा बना के देगा, है ना। तो बेसिकली क्या है, पेज का भी मुझे अभी लगता है कि वैसा वो ब्रांड पावर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, ठीक है। ये हो गया पहला वाला पॉइंट। रूपा का भी उतना कोई ग्रोथ नहीं है। लक्स का बाय द वे Q4 का नंबर आया नहीं है, इसलिए आई वोंट कमेंट ऑन लक्स, बट लक्स भी आप देखोगे रूपा और पेज के कैटेगरी में आता है, जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ है, लेकिन ओवरऑल कोई सेल्स ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है। नाउ विच इज द आउटलायर कंपनी इन दिस स्पेस, वो है डॉलर इंडस्ट्रीज, ठीक है। डॉलर इंडस्ट्रीज ने क्या किया, पिछले 1-1.5 साल पहले इन्होंने अपने पूरे सप्लाई चेन को पूरा रिवैम्प कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को पूरा बदल दिया और इन्होंने कुछ EBOs भी खोला। EBOs इज एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। जनरली आप देखोगे ये जो बनियान या फिर कच्चे बनियान, ये सब अंडरवेयर और ये सब चीजें जो बेचता है, ये सब जनरली क्या करता है, ये सब बिग बाजार वगैरह को दे देता है और वो मतलब इसको बोलते हैं MBO, मल्टी ब्रांड आउटलेट। मतलब उसमें आपके ब्रांड के साथ हजारों और ब्रांड बिक रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉपर स्टॉप वगैरह हो गया, उसमें आप अंदर जाओगे तो आपको देखोगे हजारों ब्रांड्स है, लाइक पैंटालून्स, बहुत सारे सब ब्रांड्स है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डॉलर को एक बात समझ में आ गया कि लाइक 2 चीजें करना है। सप्लाई चेन को ठीक नहीं किया तो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है, वॉल्यूम का तो गेम है ही, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुआ तो हमारा सेल्स का कोई ग्रोथ नहीं आएगा। तो उन्होंने वो सही किया। एंड हाउ डू आई से सही किया, बिकॉज दे आर नाउ एन आउटलायर इन द होल इनरवेयर स्पेस। तो अगर मैं थोड़ा सा डेटा बताऊं, FY24 ओवर 23 में डॉलर का सेल्स ग्रू 13% YOY, जबकि बाकी का कोई सेल्स ग्रोथ दिखा ही नहीं मुझे, ठीक है। इवन मैं Q4 ओवर Q4 का भी बात करूं ना, तो रूपा और पेज का एकदम फ्लैट है नंबर्स, ठीक है। सेल्स ग्रोथ का बात कर रहा हूं, जबकि डॉलर ग्रू 20% इन सेल्स। मतलब क्या, डॉलर का वो आउट परफॉर्मेंस चालू है। पिछले 2 क्वार्टर से भी मैं एक ही चीज देख रहा हूं। और इन्होंने क्या किया, अभी इनके पास कुछ 18-20 के आसपास कोई EBOs भी खोल रहे हैं, नॉर्थ के आसपास खोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज इनको समझ में आ गया इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ तो नया डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो पॉलिसी है वो ये है कि कस्टमर को प्रोडक्ट्स पुश नहीं करेंगे। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा बेस को ठीक कर दे तो ये पुल मॉडल, एक डिमांड पुल मॉडल बन जाती है, ठीक है। और इससे क्या हुआ, डॉलर का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ गया बिजनेस का। तो ये अच्छी बात है डॉलर के लिए। दूसरे साइड में आप ये भी देखोगे कि जैसे ये EBOs में फोकस किया, अगर थोड़ा बहुत भी लोगों के दिमाग में डॉलर का थोड़ा बहुत भी एक प्रीमियमाइजेशन आ जाता है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी ज्यादा कर लिया तो इनके पास प्राइसिंग पावर ज्यादा होगा कंपेयर टू दी अदर 2-3-4 प्लेयर्स, एज आई मेंशन। सो यही हो गया बात। अब देखिए, अब दूसरे साइड में अब कुछ वैल्यूएशंस की अगर मैं बात करूं तो यू वुड स्टिल सी जब पेज इंडस्ट्रीज इज प्रोबेबली द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंपनी इन दिस एंटायर स्पेस, लेकिन आज भी उसका 70, 60, 80 का PE में वो स्टॉक ट्रेड करता है। जबकि डॉलर इंडस्ट्री, देखिए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि कैसे PPT कॉन कॉल पढ़ के आप क्या क्या चीजों पर फोकस कर सकते हो, और ऑफकोर्स मैं जो भी सोचता हूं मैं वीडियोज में बता देता हूं, सो दैट इट हेल्प्स यू इन योर इक्विटी रिसर्च जर्नी एज वेल, राइट। तो यहां पे आप देखोगे पेज इंडस्ट्रीज का कोई ग्रोथ नहीं है, 3% सेल्स का डी ग्रोथ, और स्टॉक 70 के 80 के PE के ऊपर बैठा है। जबकि डॉलर का PE उतना हाई नहीं है, जबकि अंडरलाइंग बिजनेस मॉडल इज ग्रोइंग सेल्स 20% Q4 ओवर Q4, राइट। तो आपको भी पता है कि डील कहां पे बेटर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि सिर्फ ब्रांड के नाम पे आप यहाँ भी एक एग्जांपल देखोगे, मेनी पीपल लिसनिंग टू दिस वीडियो माइट थिंक कि यार पेज का तो ब्रांड, मतलब जॉकी तो है पेज का जो फ्रेंचाइज, तो जॉकी का तो ब्रांड डॉलर से ऊपर है। इवन आई ऑल्सो अग्री, लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग से पैसा नहीं बनता है। ब्रांडिंग हेल्प्स एज लॉन्ग एज यू आर ग्रोइंग सेल्स, राइट। कोई भी कंपनी आपने देखा होगा, राइट, कि अगर उसका सेल्स नहीं बढ़ता है तो इट डजेंट मैटर वो उसने पास्ट में क्या किया, उसका कितना बड़ा ब्रांड है, राइट। तो जितना भी लोग कहानी बना सकते हैं, बना सके, मतलब दे कैन मेक स्टोरीज, बट स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला स्पेस, इनरवेयर वाला सेगमेंट, जहां पे मैंने आपको 4 कंपनी दिखाया। उसमें यू कैन क्लियरली सी के कौन अच्छा कर रहा है और बाकी कौन लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो हम सेक्टर का बात करेंगे वो है कि हम लोग डेयरी सेगमेंट का बात करेंगे, ठीक है। अब डेयरी सेगमेंट में आप भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ चार नाम पे अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे पहले देखिए कि पहले हमें समझना पड़ेगा ये स्पेस में पैसा कैसे बनता है, ठीक है। तो सोचो हमारे देश में डेयरी फार्मर्स की तो कमी नहीं है, ठीक है। तो ये डेयरी कंपनीज क्या करते हैं, अपने फार्मर्स का पूरा झुंड बना लेते हैं और फार्मर से ये मिल्क उठाते हैं, ठीक है। फिर उस मिल्क को क्या करते हैं, उससे वो मिल्क को प्रोसेस करते हैं, उससे वो बैक्टीरिया हटाते हैं,
हैं, चिलिंग मशीन में डालते हैं, और उसके बाद उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं वो मिल्क को बेचने का। एक तो क्या, अपने ब्रांड में वो मिल्क को बेचे, बिकॉज उसने प्रोसेस किया तो कुछ तो वैल्यू एडिशन हुआ, राइट। लेकिन ज्यादा वैल्यू एडिशन यहाँ पे नहीं होता है, बिकॉज आपने किसी से मिल्क लिया, उसका सिर्फ लेट से आपने थोड़ा बहुत बैक्टीरिया हटाया और तो वो चिलिंग मशीन में डाला और फिर अपने ब्रांड लेके जब आपने बेचा। लेकिन ये कॉमोडिटाइज्ड एक मेथड है ऑफ सेलिंग मिल्क, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट। मतलब क्या, आप अगर देखोगे ये घी हो गया, फिर दही, फिर आप देखोगे आपका पनीर, राइट, बटर, ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इस प्रोडक्ट्स में कंपनीज को ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। नाउ सोचिए, अगर आपका कोई कंपनी है उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट अ लार्जर परसेंटेज टू योर टोटल सेल्स, देन यू विल हैव मोर कंट्रोल ओवर योर मार्जिन्स। गॉट इट। और जिस कंपनी का आज लेट से सिर्फ आप मिल्क ले रहे हो फार्मर से और उसको बेच रहे हो अपने सिर्फ एक नाम का धब्बा लगा के, तो वहां पे आपका मार्जिन बहुत फ्लक्चुएट होगा। क्यों? बिकॉज मिल्क तो कमोडिटी है, करेक्ट। कल लेट से फॉर एग्जांपल मिल्क का प्राइसेस घट गया तो क्या होगा, आपको कम दामों में ही वो मिल्क को बेचना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये है प्रॉब्लम, राइट। तो लेकिन जिसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का सेगमेंट ज्यादा है, मतलब चीज, बटर, घी, पनीर, ये सेगमेंट का बात कर रहा हूं, तो यहां पे इवन वे प्रोटीन, ठीक है, तो ये वाले सेगमेंट पे क्या है, आप यहां पे अपना प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकते हो। गॉट इट। दैट्स द होल पॉइंट हियर। तो अभी जो हम यहां पे कंपनीज का बात करेंगे, पारक मिल्क, दोदला, फिर एक उमंग डायरीज करके कंपनी है, फिर हैट्सुन एग्रो है। तो यहां पे बात ये आता है कि पिछले एक डेढ़ साल से आप देखोगे कि मिल्क का जो प्राइसेस है, अब देखो यहां पे कुछ और फंडा भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सोचो अगर मिल्क का प्राइसेस घट जाता है, ठीक है, तो ये कंपनीज तो मिल्क फार्मर्स को कम पैसा देके मिल्क उठाएगा। गॉट इट। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, कभी कभार मिल्क फार्मर्स के साथ भी आपका रिश्ता खराब होने का प्रोबेबिलिटी है ना। फार्मर्स को लगेगा ये क्या बात हो गया, पहले हमें 1 लीटर में इतना 60 रुपए देता था, अभी लेट से 55 रुपए दे रहे, तो फार्मर्स भी लेट से बवाल करेगा या किसी और के पास चला जाएगा। सो कंपनीज को क्या करना है, फार्मर्स के साथ रिश्ता भी अच्छा रखना है। तो जब मिल्क का प्राइस घटता है तो ये डायरेक्टली फार्मर्स को जाके एकदम मतलब सस्ते में नहीं उठा सकता है, उठाता है लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अपने कॉस्ट को घटा के, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट सी काम है ये। और दूसरे साइड में जैसे मैंने बताया, राइट, कि अगर मिल्क का प्राइसेस लेट से डाउन है तो वहां भी आपको जो प्रोडक्ट आप बेचोगे वो आपका प्राइसेस को भी आपको घटा के बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो कंपनीज है, ये जो 4-5 कंपनीज का जो मैंने बात किया, यहाँ पे उतना कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। मतलब देखिए, हम सेक्टर का बात तभी करेंगे ना जब इंडिविजुअल कंपनीज को ट्रैक करेंगे और फिर सब चीजों को दिमाग में रखेंगे और एक साथ सोचेंगे कि क्या हो रहा है। जैसे ये सेक्टर एनालिसिस तो हुआ ना, राइट। रादर देन यू रीडिंग अ सेक्टर रिपोर्ट, मतलब कोई आपको बनी बनाई चीजें खिला रहा है, उससे आपका भी अच्छा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बन पाओगे। आप अच्छा तभी बन पाओगे जब आप इंडिविजुअल कंपनीज को एक स्पेस में ट्रैक करोगे और फिर उसके बाद सब चीजों को दिमाग में रख के आप ऐसे मेगा ट्रेंड्स को आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। तो अभी सिचुएशन क्या हो रहा है कि चारों कंपनी में उतना कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है। मतलब अगर मैं पारक का बात बोलूं तो पारक का तो एकदम FY24 ओवर 23 में एकदम फ्लैट सेल्स ग्रोथ, दोदला डेयरी का 10-11% का सेल्स ग्रोथ है, उमंग डेयरीज का भी पूरा फ्लैट सेल्स ग्रोथ FY24 ओवर 23 का बात कर रहा हूँ, और हैट्सुन एग्रो का भी 10% है। ये क्यों हुआ? बिकॉज ये लोग सब क्या कर रहे हैं, इनका जो मिल्क का प्राइसेस पिछले 1 साल में थोड़ा बहुत घटा, राइट। तो जब ये मिल्क का प्राइसेस घटा तो क्या हुआ, इनका कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, राइट। सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब मिल्क का रॉ मटेरियल प्राइसेस घट जाएगा, अगर आपने ज्यादा मिल्क बेचा भी, राइट, लेकिन 1 लीटर पर मिल्क जब आप बेच रहे हो किसी को तो उसका प्राइसेस अगर घट गया तो वैल्यू डिग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे भी एक वैसा सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। दूसरे साइड में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा आपका प्रोक्योरमेंट रेट क्या है और आप किस रेट से वॉल्यूम्स को मतलब बेच रहे हो। वॉल्यूम्स में प्रोक्योरमेंट रेट मतलब क्या है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। मतलब पिछले साल अगर आपने 100 लीटर मिल्क उठाया और इस बार लेट से इस साल भी आपने 100 लीटर मिल्क, मतलब आपने अगर मिल्क ही नहीं उठाया, वो तो अपना रॉ मटेरियल है। बैंक के लिए जैसे कैश रॉ मटेरियल होता है, ये डेयरी कंपनीज के लिए तो मिल्क रॉ मटेरियल है। तो जिस कंपनी का अगर आप देखोगे प्रोक्योरमेंट रेट कम है, मतलब क्या, उसका सेल्स का रेट भी आगे जाके घटने वाला है। तो ये भी एक चीज आप दिमाग में रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं आप थोड़ा सा इंडिविजुअल कंपनीज में। इस स्पेस में अभी इस मोमेंट पे मुझे कोई कंपनी अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज किसी में कोई ग्रोथ है ही नहीं, ना Q4 ओवर Q4, ना आपका FY24 ओवर 23।
लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ डिस्कशंस लेट से कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं पारक मिल्क का बात करूँ, पारक मिल्क एक ऐसी कंपनी है जिसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल सेल्स, राइट। बाकी जो मिल्क कंपनीज है ना, उनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो 50% या 40% के नीचे है। तो पारक का यहाँ पे एक एडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज होके क्या फायदा, बिकॉज जैसे मैंने बोला वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हुआ तो आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, लेकिन क्या फायदा अगर आपका टोटल सेल्स ही नहीं बढ़ता है, राइट, जो पारक का सीन है। लेकिन फिर भी 70% पारक का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। उनका आप देखोगे चीज, कर्ड, फिर उनका एक वे प्रोटीन है जो बहुत ही अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पारक को ट्रैक करो, देखो, क्योंकि 70% का वैप अगर है, वैप मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, तो अच्छी बात है। और इनका जो बाकी 30% है ये लिक्विड मिल्क, स्किम्ड मिल्क, पाउडर्ड मिल्क, वो सब भी बेचता है। दोदला डेयरी का जो कंपनी है, दोदला डेयरी भी अच्छी कंपनी है, लेकिन उनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का सेगमेंट है दैट इज अराउंड 29-30%, ठीक है। सो दे नीड टू गेट द वैप वाला सेगमेंट अप, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने बोला, राइट, यहाँ पे अगर लेट से मिल्क का प्राइसेस धप से गिर जाता है या फिर वहाँ पे, बिकॉज मिल्क इज अ कमोडिटी, राइट, इफ योर वैप इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, देन यू आर लिटरली एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द चेंजिंग प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल विच इज मिल्क। तो दोदला का यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। फिर अगर मैं उमंग डायरीज का बात करूं, इसका तो कोई कॉन कॉल वगैरह होता नहीं है, लेकिन इसका जब रिजल्ट आया तो एकदम अच्छा नहीं लगा, कोई सेल्स का ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके बारे में क्या ही बोले। और हैट्सुन एग्रो अगर आप देखोगे, हैट्सुन एग्रो एक बहुत अच्छी कंपनी है, इनका आई गेस वो अरुण आइसक्रीम एंड ऑल भी ये लोग बनाते हैं। तो हैट्सुन एग्रो का इफ यू लुक एट इट, आई बैको करके भी एक ब्रांड है इनका, तो वो भी आइसक्रीम बनाते हैं प्रीमियम सेगमेंट में, और अरुण आई गेस इन द मास मार्केट सेगमेंट में। लेकिन हैट्सुन का भी आई थिंक वो तमिलनाडु से चालू हुआ और साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। सो इफ यू आर फ्रॉम बैंगलोर एंड ऑल, आपने हैट्सुन का प्रोडक्ट्स तो पक्का खाया पिया होगा। सो इनका भी वही बात है कि लाइक ये लोग पिछले 2 क्वार्टर से ऐसे बोल रहा था मिल्क का सप्लाई में प्रॉब्लम है, और इस बार भी मतलब अगर मैं पूरे FY24 में देखूंगा सिर्फ 10% का सेल्स का ग्रोथ किया है। सो ज़्यादा कुछ मतलब कुछ हो नहीं रहा है इस डेयरी वाला स्पेस में, ठीक है। तो यही तक हम करते हैं, ठीक है। तो हमने तो आज दो वाला स्पेस किया, ऐसे कर करके जब ऑफकोर्स बाकी जब कंपनीज आ जाएंगे, व्हाट आई डू इज आई टेक अप द रिमेनिंग सेक्टर्स एंड स्पेसेस एज वेल, और ऐसे करके आगे जाके भी एनालिसिस करूंगा ताकि आपको पूरा पिक्चर पता चले कि सेक्टर में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल कंपनीज में क्या हो रहा है, एंड देन ऑफकोर्स यू कैन यूज योर हेड टू फिगर आउट कि आज इनमें से अच्छा प्लेयर्स और बुरे प्लेयर्स कौन कौन सी है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू प्लीज लेट मी नो। थैंक्स।